हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज है बारी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच। तो हमें क्या क्या दिया गया है? एक हैमर दिया गया है, एक हथौड़ा दिया गया है, एक बैटरी दी गई है, एक बल्ब दिया गया है, कुछ वायर्स हैं और एक स्विच दिया गया है। इसके बाद वो पूछता है ए पार्ट में हाउ कुड यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें कहता है कि आप किस तरह से इनको यूज करेंगे टू डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश यानी कि डिफरेंस, अंतर करने के लिए। किन में अंतर करना है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के हमारे पास कुछ सैंपल्स हैं। मान लीजिए हमारे पास छोटे छोटे पीसीज हैं, सैंपल्स जिनको हम बोल रहे हैं। अब देखकर हम नहीं कह सकते कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। मान लीजिए कुछ जो आपको चौक नजर आ रहे हैं, ये सभी चौक मेरे पास सैंपल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो इनमें से कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। तो इसने कहा है कि आप हथौड़े को, बैटरी को, बल्ब को, वायर्स को और स्विच को किस तरीके से, किस तरह से यूज करेंगे ताकि आप अंतर कर पाए कि आपके पास इनमें से कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। अब देखिए, इससे हम ये पता कर सकते हैं, हैमर की बात करते हैं। अगर हम किसी लोहे की चीज को या मेटल को हैमर से पीटते हैं तो वो क्या होता है, वो जब उस पे चोट की जाएगी तो वो टूटेगा नहीं, वो चपटा हो जाएगा और पतला हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, ये मेटल है। अगर ऐसी मेरे पास मोटी सी रोड होती है और इसको मैं हैमर से पीटूंगा, उसको चोट करूंगा उस पर, तो ये पतली सी शीट सी बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स को अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो वो शीट बन जाएगी। लेकिन अगर नॉन मेटल है, जैसे कि ये चोक, चोक नॉन मेटल है, इस पर अगर हथौड़ा मारता हूं तो ये उसी समय टूट जाएगा। तो अगर चीज टूट रही है, अगर हमारा सैंपल टूट रहा है तो वो क्या है? नॉन मेटल। और अगर हथौड़ा मारने पर वो नहीं टूट रहा, वो और फैल रहा है और चपटा हो रहा है, तो वो क्या है? मेटल। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं, by beating the samples with hammer। अगर हम सैंपल्स को बीट करते हैं हैमर से तो क्या होगा? द मेटल्स विल नॉट ब्रेक, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट नॉन मेटेलिक सैंपल विल ब्रेक। वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, उसके बहुत सारे पीसीज हो जाएंगे। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि हथौड़े की मदद से हम पता कर सकते हैं कि हमारा सैंपल मेटल है या नॉन मेटल है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है? बैटरी, बल्ब, वायर्स और स्विच वगैरह भी दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे? बैटरी को, बल्ब को, वायर को, स्विच को और अपने सैंपल को एक सर्किट में कनेक्ट करेंगे। तो एक सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे इसको भी देख लेते हैं।
तो ये मैंने लगा दी बैटरी, ये लगा दिया स्विच, और ये लगा दी वायर्स, और ये लगा दिया बल्ब, और यहां पे मैंने क्या किया, जगह छोड़ दी। अब जो भी हमारे पास सैंपल होगा हम उस सैंपल को यहां पे रखेंगे ऐसे। अब देखेंगे क्या, अगर हमारा सैंपल मेटेलिक हुआ, मेटल हुआ, तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस मेटल को यहां पे रखूंगा ये सर्किट पूरा हो जाएगा, और जो हमारा ये बल्ब है, ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए जो हमारा सैंपल है वो क्या है, नॉन मेटल, उसको यहां पे जब लगाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस बैटरी, ये हमारी बैटरी है, ये स्विच है, ये वायर है, और ये बल्ब है। तो इनकी मदद से भी हमने पहचान लिया कि हमारा सैंपल मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है। तो बी पार्ट में क्या लिखेंगे, बैटरी, वायर्स, स्विच, बल्ब एंड सैंपल। बैटरी, स्विच, वायर, बल्ब, और यहां पे क्या रहेगा, हमारा सैंपल रहेगा। आप चाहें तो इस फिगर को भी ड्रॉ कर सकते हैं अपनी आंसर शीट में। तो हमने क्या किया, बैटरी, वायर्स, स्विच, बल्ब और सैंपल को कनेक्ट किया, और कनेक्टेड इन सर्किट। सीरीज सर्किट, सीरीज मतलब एक के बाद एक लगाया गया है, तो सीरीज में लगा दिया गया। अब अगर बल्ब जलेगा तो सैंपल मेटल है, और बल्ब नहीं जलेगा तो सैंपल क्या है, नॉन मेटल है। इफ द बल्ब ग्लोज, if the bulb glows the sample is metal। अगर बल्ब ग्लो करता है तो सैंपल क्या है, मेटल। इफ bulb does not glow the sample is नॉन मेटेलिक। तो सैंपल क्या है, नॉन मेटेलिक है, ये मेटल नहीं है, क्या है ये, नॉन मेटल है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हमने हथौड़े को और ये बैटरी, स्विच, सैंपल और बल्ब को यूज करके चेक कर लिया कि हमारे सैंपल्स मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। तो हमारा ए पार्ट का आंसर पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं, सॉरी ए पार्ट हमारा ये था, बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में कह रहा है कि असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट्स इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसने कहा है कि असेस करो, जांचो, थोड़ा सा विश्लेषण करो कि ये जो टेस्ट हमने किए ये किस काम आएंगे। तो इन टेस्ट से हमें ये पता लगता है कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं और मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं इन टेस्ट से कि हमारे जो मेटल्स हैं उनकी मैलिएबिलिटी कितनी है। कुछ मेटल्स ज्यादा मैलिएबल होते हैं, कुछ मेटल्स कम मैलिएबल होते हैं, कुछ मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ मेटल्स अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने इस सैंपल को लगाया और इस सैंपल को लगाया, मान लेते हैं कि दोनों ही मेटल हैं। इसको लगाने से भी बल्ब ग्लो किया और इसको लगाने से भी बल्ब
ग्लो किया, तो हमें पता लग गया दोनों मेटल है। लेकिन अब हमें यह पता करना है दोनों में से अच्छा मेटल कौन है, अच्छा कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जिस केस में बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा था तो वो वाला मेटल अच्छा कंडक्टर होगा, तो उसको हम घरों में वायरिंग की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो इस टेस्ट से जो भी हमने किए हैमर वाला या फिर ये वाला टेस्ट, इससे ये पता लगता है, इससे हम ये जांच सकते हैं कि अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन है और मैलिएबिलिटी किस मेटल की ज्यादा है। तो ये भी आंसर हम लिख लेते हैं। तो बी पार्ट का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, द टेस्ट आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द malleability of metals and also help in finding the good conductor of electricity। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गया हमारा ए और बी पार्ट का आंसर। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। तो इसका आंसर है मेटल ऑक्साइड्स। देखिए मेटल ऑक्साइड्स जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर होता है उनका। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी हैं जिनका नेचर बेसिक के साथ साथ एसिडिक भी होता है, यानी कि दोनों नेचर शो करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं, मेटल ऑक्साइड्स विच शो एसिडिक as well as basic behavior। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स जो एसिड्स और बेसिस के साथ, मैं वो भी लिखता हूं, मेटल ऑक्साइड्स which react with acids as well as bases both। तो दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं और इनके जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं दो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इनके जो एग्जाम्पल्स है उस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है क्योंकि ये दोनों ही एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो ये एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, ये एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा। जब ये एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये खुद बेस का काम करेगा, जब ये बेस से रिएक्शन करेगा तो ये खुद एसिड का काम करेगा। यानी कि अकेला ही कभी एसिड का काम भी कर रहा है और बेस का काम भी कर रहा है, इसलिए एम्फोटेरिक है ये। या मैं ये भी कह सकता हूं कि अकेला ही
एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। तो पहले हम एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। तो इसमें HCl हमारे पास एसिड है। अगर ये एसिड है तो यहां पे Al2O3 क्या कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। ये आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। और ये वाटर। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि यही चीज यहां पे बेस का काम कर रही है और जब इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये एसिड में बदल जाएगी। जैसे देखिए, अगर हम इस बार NaOH डालते हैं और फिर से Al2O3 रिएक्ट करवाते हैं, Al2O3 और इस बार हमने क्या डाला, NaOH। आपको पता है कि NaOH यहां पे बेस है और रिएक्शन क्या होगी, NaAlO2 प्लस H2O। इसको हम सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। अब ये यहां पे बेस है तो यहां पे ये Al2O3 क्या काम कर रहा है, एसिड का। तो हमने क्या देखा कि यही चीज बेस का काम भी करती है और एसिड का काम भी करती है, यानी कि दोनों का बिहेवियर शो करती है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। और अगर हम दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से चले, वो कहती है कि ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और यही ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो ये क्या हुआ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हुआ। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन लिख कर दिखाइए, या सोडियम एल्यूमिनेट हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, तब भी आपको यही रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। पूरी बुक में सोडियम एल्यूमिनेट बनाने की सिर्फ यही रिएक्शन है। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको जिंक ऑक्साइड का। तो सेकेंड एग्जांपल हमारा जिंक ऑक्साइड को लेकर है। जिंक ऑक्साइड, पहले इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड से। तो ZnCl2 प्लस H2O। HCl क्या है, एसिड है, तो ये क्या काम कर रहा है यहां पे, बेस का। और ये जिंक क्लोराइड बनेगा। इसको आप चाहें तो बैलेंस करके भी लिख सकते हैं, बट फिलहाल हमारा मेन टारगेट है कि इसको एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करवा के दिखाना। तो मेरा फोकस अभी उस पर है, मैं अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूं। तो ये है बेस और यहां पे किसका काम कर रहा है, एसिड का। और क्या बनाएगा यहां पे, सोडियम जिंकेट बनेगा। ये रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या देखा, यहां पे जिंक ऑक्साइड बेस का काम भी कर रहा है अकेला और खुद एसिड का काम भी कर रहा है। यही चीज एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है और बेस के साथ भी रिएक्ट करती है, तो दोनों डेफिनेशंस को पूरा करती है। तो दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के ऊपर क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर दोस्तों समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। और अगर समझ ना आया हो तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिए, आई होप आपको समझ जरूर आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और हो सके तो हमें बताइए कि आपको कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। हम आपके डाउट को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।